प्यारे दोस्तों, परसों होके उसकी फांसी होनी होती है। जेलर साहब उसके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? सुबोध थोड़ी देर चुप रहता है और इसके बाद बोलता है कि साहब, मैं चाहता हूं कि हमारी अंतिम इच्छा आप पूरी कर दें। सुबोध कहना प्रारंभ करता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपना आखिरी रात या फिर मैं अपना एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता हूँ। उसके साथ मैं एक ही बेड पे सोना चाहता हूँ। और इस बात को सुन के कहीं ना कहीं आश्चर्य में पड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाते हैं जेलर साहब। और वो सोचते हैं कि मैं अपने 20 साल के सर्विस पीरियड में ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। जो कैदी 2 दिन बाद उसको फांसी के फंदे पे झूलना है और कहीं ना कहीं वो दुनिया से सदा के लिए अलविदा होके चला जाएगा। और उसके मन में ये ख्याल आता है कि वो पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता है, वो पत्नी के साथ एक रात सोना चाहता है। लेकिन अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा है। अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए जेलर साहब तैयार हो जाते हैं और वो उसके पत्नी को ये खबर भिजवाते हैं कि तुम्हारा पति चाहता है कि तुम उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। जी हाँ, जब इस पूरी दुखी कहानी को मैं आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा कांप उठेगी, आपकी रूह भी कांप उठेगी। और ये कहानी उत्तर प्रदेश की है, जहाँ पे 2 दोस्त होता है। एक का नाम सुबोध होता है और दूसरे का नाम प्रमोद होता है। सुबोध और प्रमोद एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, धीरे धीरे एक साथ बड़े भी होते हैं। और एक ही कुछ समय के बाद दोनों दोस्त कहीं ना कहीं एक कंपनी में जॉब के उद्देश्य से ज्वाइन कर जाते हैं। और उसी बीच उसकी कंपनी में लड़की होती है जिसका नाम होता है वंदना। और वो सुबोध से कहीं ना कहीं प्यार कर बैठती है, सुबोध को अपना दिल देख बैठती है और दोनों का एक साथ मिलना जुलना, घूमना फिरना, साथ होना हो जाता है। सुबोध जब अपना टिफिन लेके जाता है तो उसके टिफिन से कहीं ना कहीं वंदना भी खा लेती है। और जब वंदना लेके आती है तो उससे सुबोध भी निकाल के खा लेता है। मतलब ये कहीं ना कहीं दोनों की एक दोस्ती इसका हद तक आगे बढ़ चुकी थी जो कहीं ना कहीं आप औरों को भी नजर आने लगा था। सुबोध का जो दोस्त होता है प्रमोद कहता है कि दोस्त, मैं चाहता हूं कि हमारी भी दोस्ती उस लड़की वंदना से हो जाए। तो कहते हैं ना कि कोई भी अपने गर्लफ्रेंड को किसी से शेयर नहीं करना चाहता है। सब कुछ शेयर कर दूंगा लेकिन गर्लफ्रेंड शेयर नहीं करूंगा, ऐसा लोगों का मानना होता है। क्योंकि गर्लफ्रेंड वो हमारी है तो हम आपको या फिर हम तुम्हें तुम्हारी उससे बात क्यों करवाएं। कहीं ना कहीं वो साफ मना कर देता है और कहता है कि हम उससे उसकी लड़की से तुम्हारी दोस्ती नहीं करवा सकते हैं। इस बात से कहीं ना कहीं प्रमोद नाराज हो जाता है।
और उसी समय से सुबोध के प्रत्येक उनके मन में जलन की भावना उत्पन्न हो जाती है। एक दिन मौका पाकर प्रमोद उस लड़की के मना करने के बाद भी उसके साथ जबरन करता है, उसके साथ हर वो काम करता है जो आम तौर पे लड़की नहीं चाहती। उस हद तक वो गुजर जाता है और उसके बाद उसकी बड़े ही निर्मम तरीके से गला दबाकर न सिर्फ वो हत्या करता है बल्कि हत्या करने के बाद सुबोध के बेड पे जाके सुला भी देता है। बता दूं, वहाँ से फरार हो जाता है और उसके बाद खुद इस बात की सूचना पुलिस को फ़ोन करके देता है कि एक लड़की ऐसे ऐसे यहाँ पे पड़ी हुई है, उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ है। पुलिस मौके वारदात पे पहुँचती है और क्योंकि उसी समय सुबोध रूम पे पहुँचा हुआ होता है और सुबोध की गिरफ्तारी वहाँ पे हो जाती है। ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, आखिर ये जो कृत्य हुआ है इस कृत्य को किया किसने। कहा जाता है ना कि जो मौके वारदात पे सबूत मिलता है वो सबूत ही सब कुछ होता है और कहीं ना कहीं सबूत के बल पे ही सारा काम होता है और सबूत की गिरफ्तारी होती है। सुबोध को जेल भेजा जाता है और जेल भेजने के बाद तमाम तरह की चीज़ें होनी लगती हैं। इसी बीच पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया, दिखाया जाता है। लड़की के पोस्टमार्टम का जब रिपोर्ट आता है उस पोस्टमार्टम में साफ साफ इस बात की पुष्टि होती है कि कहीं ना कहीं इस लड़की के साथ पहले दुष्कर्म किया गया है और दुष्कर्म करने के बाद बड़े ही निर्मम तरीके से उसके गले दबाकर हत्या की गई है। जैसे ही इस बात की पुष्टि होती है लड़की के साथ ऐसा कृत्य किया गया है, सब इस बात को लेकर उस लड़के को फांसी हो इसका डिमांड करने लगते हैं। जगह जगह पर कैलेंडर, प्रचार, पोस्टर प्रारंभ हो जाता है। जितने भी राजनीतिक संगठन हैं, समाज संगठन हैं, सब इस बात के लेकर अपनी आवाज़ उठाते हैं कि जल्द से जल्द उस लड़के को फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाए। और होता भी वही है। समय आने पर कहीं ना कहीं सजा और सबूत के भेस पे सुबोध को फांसी की सजा जज साहब सुना देते हैं। आज एक बार फिर से एक निर्दोष को फांसी दोषी बनाया जाता है। वो भी दोष इतना कि कहीं ना कहीं फांसी के फंदे तक ही उसको पहुंचा दिया जाता है। परसों होके उसकी फांसी होनी होती है। जेलर साहब उसके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, अब सुबोध परसों तुम्हारी फांसी होनी है और फांसी होने से पूर्व कानून और संविधान भी एक आता है कि जिसको फांसी होनी होती है उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो उसी आधार पे सुबोध को भी पूछा गया। सुबोध को बुलाया गया और उसके बाद फिर सुबोध के पत्नी को खबर भिजवा दिया गया। भिजवाने के बाद में उसकी पत्नी आती है,
फिर सुबह रोजता है। फिर उसकी पत्नी को खबर भिजवाया जाता है। भिजवाने के बाद उसकी पत्नी आती है, सुबोध के पास आती है उसकी पत्नी। वैसे ही सुबोध उसके हाथ पकड़ करके रोने लगता है। इस कदर रोता है, फूट फूट के रोने लगता है। तब फिर जाके जेलर साहब सुबोध और उसके पत्नी को बाजू में उसी जेल में उसके लिए एक रूम तैयार करता है और बेड लगवाता है। फिर दोनों पति पत्नी उस बेड पर जाता है तो जेलर साहब बाजू से सुनता है कि आखिर क्या बात है, इन्होंने अपने पत्नी को आखिरी रात मिलने के लिए क्यों बुलाया है। तो सिर्फ जेलर साहब सुनता ही नहीं है बल्कि उसके रूम में माइक्रोफोन भी सेट कर देता है कि आखिर ये दोनों क्या बात करेंगे। तो सुबोध पहले जाता है, फिर रोता है। बहुत रोने के बाद उसकी पत्नी कहती है, आखिर क्या बात है सुबोध, आखिर तुमने ऐसा कर्म क्यों किया, आखिर क्या बात है। तो सुबोध कहना प्रारंभ करता है अपनी पत्नी को कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं तो सिर्फ उस लड़की से दोस्ती किया था। लेकिन प्रमोद ने कहा मुझसे कि मेरी भी दोस्ती तुम वंदना से करा दो। तो मैंने कहा मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मैं तुम्हारे साथ क्यों शेयर करूं। तो इसी बात पे लेके वो नाराज हो गया और एक दिन गलती से मैं अपने रूम पे वंदना आई थी। वंदना मिलने के लिए मुझसे आई थी। तो वंदना रूम में थी और मैं कहीं बाहर चला गया था सामान खरीदने के लिए। इसी बीच प्रमोद आता है और उसके साथ जबरन करता है। करने के बाद फिर वो उसको रेप करके उसका गला दबा के हत्या कर देता है और डेड बॉडी हमारे रूम में छोड़ के पुलिस वाले को वो फ़ोन कर देता है। और फ़ोन करने के बाद वो फरार हो जाता है। और मैं जब सब्जी लेके वापस आया तो मैं देखा डेड बॉडी मेरे बेड पे पड़ा हुआ है। तो भारत की कानून है ना, कहते हैं ना कि जो सबूत मिलता है नज़र में वही तो सबूत होता है। उसी आधार पे मुझे पकड़ा गया और फांसी के फंदे तक पहुंचाया गया। ये सुनकर जेलर साहब बहुत आश्चर्य हुए और उन्होंने फिर से हाई क्वालिटी का मीटिंग बुलाया। और फिर उसी रात जो असली उसका गुनहगार था प्रमोद, उसके पकड़ा गया, उसके पास पुलिस भेजा गया, फिर उसको फांसी दिया गया। तो भारत में और एक निर्दोष की जान बच गई। जो कहते हैं ना, सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट के वसीलों से और खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखिएगा।